हेलो एंड वेलकम टू मैराथन फॉर यूपीएससी। इस वीडियो लेक्चर में हम विज़न आईएएस की मार्च की जो मंथली मैगज़ीन होती है उसमें पॉलिटी का आगे का चीज़ कवर करेंगे। ये पॉलिटी सीरीज़ का लेक्चर 2 है। इसके पहले जो चीज़ें थी वो लेक्चर 1 में पढ़ा दी गई हैं। अब हमारा टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन क्यों न्यूज़ में है? तो न्यूज़ में इसलिए है कि एक हाई लेवल कमेटी ने अपना जो अपॉइंटेड किया गया था बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सबमिटेड इट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। उसने अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को सबमिट की है वन नेशन वन इलेक्शन के ग्राउंड्स पे। ठीक है। एक्सपर्ट बॉडीज एडवोकेटेड फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन। इसकी ज़रूरत क्यों है? किसने साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने की रिकमेंडेशन दी है? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने दी है। ठीक है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 170th रिपोर्ट ऑफ 1999 और 255 रिपोर्ट ऑफ 2015, ड्राफ्ट रिपोर्ट 2018, ये सब क्या रिकमेंड की? वन नेशन वन इलेक्शन। नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2022, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट इन 2015, वर्किंग पेपर ऑन नीति आयोग इन 2017. These all bodies recommended one nation one election and a simultaneous election. More on news. The committee headed by, ये जो कमेटी है इसको हेड किया हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद ने। ये इस्टेब्लिश की गई थी सितंबर 2023 में फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ टू एग्जामिन द कॉन्सेप्ट वन नेशन वन इलेक्शन को, कॉन्सेप्ट को एग्जामिन करने के लिए, इसकी फीजिबिलिटी को एग्जामिन करने के लिए, इन व्हाट मैनर वी विल कंडक्ट द इलेक्शंस, इसको एग्जामिन करने के लिए ये कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। कमेटी ने एडवोकेट किया है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन फॉर लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव एंड लोकल बॉडीज़ कराया जा सकता है। इसके पक्ष में है कमेटी। ठीक है। साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब क्या होता है? टू सिंक्रोनाइज लोकसभा इलेक्शन, स्टेट असेंबली इलेक्शन, म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड पंचायत इलेक्शन को सिंक्रोनाइज कर देना। सिंक्रोनाइज कर देना मतलब आसपास ही रख देना, साथ में करवाना। दैट वोटर्स इन पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी वोट ऑन द सेम डे। एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में इन तीनों चीज़ों के लिए वोटिंग सेम डे होगी। याद रखिएगा, पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में, ना कि पूरे देश में सेम डे इलेक्शन होगा। पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में इन तीनों चीज़ों के लिए सेम डे होगा। ठीक है। साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि वोटिंग अक्रॉस द कंट्री एक ही दिन में होगा। साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में लोकसभा, स्टेट असेंबली, म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत का इलेक्शन एक साथ कराया जाएगा। इसकी ज़रूरत क्यों है? इकोनॉमिक बेनिफिट्स पे फोकस करते हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट्स, गवर्नमेंट का जो खर्चा है, गवर्नमेंट एक्सचेकर, वो पार्लियामेंट इलेक्शन कराने के समय, लोकसभा के समय, स्टेट इलेक्शंस के समय, वो जैसे जो खर्चा लोकसभा के समय पड़ेगा वही खर्चा आपको स्टेट इलेक्शंस के समय पड़ जाएगा। इससे क्या होगा कि जो एक्सपेंडिचर होता है वो डबल हो जाता है। ठीक, इन इलेक्शंस में इससे गवर्नमेंट के जो एक्सचेकर है उस पर बर्डन पड़ता है, राजस्व पे बर्डन पड़ता है, तो वो कम हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये। ठीक है। और कंडक्टिंग इलेक्शन इन 3 tiers, 3 tiers में इलेक्शन कराने से गवर्नमेंट टुगेदर वुड अवॉइड डिसरप्शन ऑफ सप्लाई चेन्स। डिसरप्शन ऑफ सप्लाई चेन जो होता है वो अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि क्या होता है कि वोट देने के पर्पज़ से बार बार लोग लीव लेकर के अपने जो निवास स्थान है वहाँ पे जाते हैं अपना वोट देने के लिए। ठीक है। इससे क्या होता है कि सप्लाई चेन में डिसरप्शन पाया जाता है। ठीक है। तो ये बार बार हो जाता है, लोकसभा में भी होता है, असेंबली इलेक्शंस में भी होता है। जैसे बिहार के जो इलेक्शंस होते हैं तो महाराष्ट्र से लोग वोट कास्ट करने के लिए आ जाते हैं, तो वहाँ पे सब डिसरप्शन ऑफ लेबर हो जाता है। ठीक है। तो सप्लाई चेन को ये हिंडर करता है। और साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है वो पॉलिसी पैरालिसिस ड्यू टू फ्रिक्वेंट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है वो प्रिवेंट करता है पॉलिसी पैरालिसिस को ड्यू टू फ्रिक्वेंट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। फोकस ऑन गवर्नेंस, गवर्नेंस पे फोकस करना। ठीक है। सिंक्रोनाइजिंग इलेक्टोरल कैलेंडर्स, इलेक्टोरल कैलेंडर्स को सिंक्रोनाइज करने से क्या होगा? अवेलेबिलिटी ऑफ मोर टाइम फॉर गवर्नेंस
एंड अनहिंडर्ड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, क्योंकि अल्टरनेट इलेक्शंस पे क्या होता है, लीडर्स बिजी हो जाते हैं इलेक्शन कैंपेन्स में, इससे जो है पब्लिक सर्विस डिलीवरी में अंतर पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें भी फ़ायदा मिलेगा। वोटर पार्टिसिपेशन क्या होगा, बार बार इलेक्शन कराने से वोटर जो है वोटर फैटिग्यू होता है, ठीक है, और थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन और वोट देने का मन नहीं करता है लोगों का कि क्या वोट दिया जाए। तो इस सिग्निफिकेंट चैलेंज से इससे क्या होता है कि लो वोटर टर्नआउट होता है और हमारी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को एक हर्ट लगता है। तो इससे क्या होगा कि एक बार वोट देना रहेगा, उसके प्रति ज़्यादा जागरूकता रहेगी और लोग जा कर के वोट देंगे, इससे वोटर टर्नआउट भी इंक्रीज़ होगा, ठीक। रिड्यूस ऑन द बर्डन ऑफ कोर्ट के ऊपर जो इलेक्शन रिलेटेड ऑफेंसेस हैं इसका बर्डन भी घटेगा। बार बार इलेक्शन कराने से अलग अलग तरह के ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है। इंडिया का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अपने देश में कि इलेक्शन कराने के समय राइट्स वगैरह और टेम्परिंग वगैरह का रहता है। तो एक बार में इलेक्शन कराने से क्या होगा, जो इलेक्शन के केसेस हैं वो एक ही बार में होंगे। बार बार इलेक्शन कराने से मल्टीपल टाइम्स वही एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। सिंगल टाइम कराने से क्या होगा कि अगर कहीं पे न्यूज़ आएगी तो वो सिंगल टाइम की न्यूज़ आएगी, ठीक। तो इससे वो एक ही केस बनेगा और कोर्ट का टाइम और बर्डन दोनों बचेगा। रिड्यूसिंग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से बचा जा सकता है। जैसे क्या होता है, फ्रीक्वेंट इलेक्शंस की वजह से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को ज़्यादा फ्रूटफुलनेस मिलता है। जैसे यूपी में कई कास्ट बेस्ड लीडर्स हैं जो टाइम टू टाइम क्या करते हैं, अपनी पॉलिसीज से डिवीज़न और डिसरप्शन सोसाइटी में पैदा करते हैं। इससे क्या होता है, सोसाइटल कोहेजन में इफ़ेक्ट पड़ता है ना, तो इसलिए इसमें भी फ़ायदा करेगा। इश्यूज़ क्या क्या हैं, पहले तो लीगल चैलेंजेस कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा ये इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए, ठीक है। तो 2 स्टेप्स दिए हैं कमिटी ने ऑब्जर्वेशन और रिकमेंडेशंस में, 2 स्टेप्स टू मैनेज दिस। पहला कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को कराने के लिए, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाना पड़ेगा जिसमें आर्टिकल 83 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो बात करता है ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, और आर्टिकल 172 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो बात करता है ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक। इनको अमेंड करना पड़ेगा और एक नया आर्टिकल जोड़ेंगे, इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 82A विल बी मेड। इस अमेंडमेंट के लिए रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात ये कि रिकमेंडेशन है कमेटी का कि लोकसभा और राज्यसभा के लोकसभा और स्टेट इलेक्शंस के जस्ट 100 डेज़ के बाद, ठीक है, हम लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड पंचायत का इलेक्शन करा सकते हैं, ठीक है। इस पर्पज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाना पड़ेगा जिसमें इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 324A होगा, जिससे क्या होगा, टू सिंक्रोनाइज इलेक्शन विद म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड पंचायत थ्रू आउट द कंट्री, इनको सिंक्रोनाइज करने के लिए ये आर्टिकल लाना पड़ेगा। अमेंडमेंट टू आर्टिकल 325 में अमेंडमेंट करना पड़ेगा जिससे सिंगल इलेक्टोरल रोल और सिंगल इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड पे इलेक्शन कराया जा सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 325 में भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा। इशूज़ ऑफ हंग पार्लियामेंट और असेंबली का क्या रिजोल्यूशन है। हंग पार्लियामेंट मतलब कोई पार्लियामेंट या असेंबली मान लो बीच में ही 5 ईयर टेन्योर ख़त्म करने से पहले ही बीच में ही अपना मेजॉरिटी खो देती है, तो उस केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट कमेटी रिकमेंड करती है कि फ्रेश इलेक्शन कराया जाए। उतने ही टेन्योर फिर फ्रेश इलेक्शन कराए जाएंगे, पर जो टेन्योर होगा वो उतना ही होगा जितना कि अनएक्सपायर्ड नहीं हुआ है, यानी जो बचे हुए टेन्योर हैं, जैसे कि सांसद के इलेक्शन होते हैं बाई इलेक्शंस, तो जैसे किसी सांसद की डेथ हो जाती है 3 साल पे, तो जो बाई इलेक्शंस होते हैं वो जो सांसद बनता है वो 2 साल के लिए होता है। तो सेम वही फंडा यहाँ पे भी अप्लाई किया गया है, ठीक है। और कह रहा है कि न्यू इलेक्शन शैल लास्ट अंटिल द हाउस ऑफ पीपुल फुल टर्म्स एंड। न्यू इलेक्शंस तब तक ही लास्ट करेंगे जब तक हाउस ऑफ पीपल का फुल टर्म एंड होगा, ठीक है।
इसके लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाना पड़ेगा, जिसमें अमेंड करना होगा आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें ड्यूरेशन की बात की गई है। 83 में लोकसभा के ड्यूरेशन की बात की गई और 172 में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की गई है। अल्टरिंग स्टेट इलेक्शन वुड वायलेट द राइट्स ऑफ स्टेट्स। ठीक, ये कहा जा रहा है कि अल्टरिंग स्टेट इलेक्शन जो एक समय पे कराने से स्टेट्स के फेडरल जो कैरेक्टर है उसका वायलेशन होगा, उनके राइट्स का वायलेशन होगा। इस चीज़ को डिफेंड करते हुए इस रिपोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 327 के तहत पार्लियामेंट को ये पावर है, वो प्रोविज़न बना सकती है फॉर विद रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट एंड स्टेट इलेक्शंस। ठीक, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो प्रोविजंस बना सकती है विद रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट एंड स्टेट इलेक्शन। अब कमिटी रिकमेंड करती है अमेंडमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951, इनकी 2 सेक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए रिकमेंड करती है। आर्टिकल 14-15 में जो डील करता है नोटिफिकेशन फॉर जनरल इलेक्शन, और पार्ट 9 कंप्राइजिंग सेक्शंस 147 से 151A जो डील करता है बाई इलेक्शंस के लिए। ठीक है, हाउस ऑफ पीपुल और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बाई इलेक्शन से जो डील करता है। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इलेक्शंस फॉर हाउस ऑफ पीपुल लिविंग इन स्टेट्स, हाउस ऑफ पीपल एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, कमेटी प्रपोज करती है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इशू करेंगे नोटिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा की पहली सिटिंग पर एक नोटिफिकेशन इशू करेंगे जनरल इलेक्शन के बाद, और इस डेट को अपॉइंट किया जाएगा एज अपॉइंटेड डेट फॉर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इलेक्शन। इस डेट को अपॉइंटेड डेट घोषित किया जाएगा फॉर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इलेक्शन, और एक इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा इस मैटर के एग्जीक्यूशन के लिए और इनके रिकमेंडेशन के एग्जीक्यूशन के लिए कि किस हद तक ये एग्जीक्यूशन फीजिबल हैं। लॉजिस्टिक रिलेटेड मैन पावर और वीवीपैट जो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है, इस मैटर्स में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्लान अप निकाला है फॉर मेकिंग लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट। कमीशन ने एस्टिमेट किया है एडवांस प्रोक्योरमेंट ऑफ इक्विपमेंट सच एज ईवीएम एंड वीवीपैट्स, डिप्लॉयमेंट ऑफ पोलिंग पर्सनल एंड सिक्योरिटी पर्सनस एंड मेकिंग अदर नेसेसरी अरेंजमेंट्स। वैसे जानकारी के लिए बता दूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहले ही कह दिया है कि हाँ, आई एम इन कैपेबिलिटी टू मेक वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल। द फॉर्मेशन ऑफ हाई लेवल कमेटी जो है वो इसकी सीरियस कंसिडरेशन को दिखा रही है कि सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इलेक्शंस को लेकर के गवर्नमेंट कितनी ज़्यादा चिंतित है। ठीक है, बट इसमें क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट एंड इंक्लूसिव डायलॉग होना चाहिए विद ऑल दी स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग लीगल एक्सपर्ट, स्टेट गवर्नमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ टू इंश्योर द कम्प्रिहेंसिव एंड इंक्लूसिव अप्रोच फॉर वन नेशन एंड वन इलेक्शन। ठीक है, तो इनको इंश्योर करने के लिए बाकी सारे स्टेक होल्डर्स से बातचीत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्बन लोकल बॉडीज़ या म्यूनिसिपल इलेक्शन। ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट और एनल्ड कर दिया आउटकम ऑफ मेयोरल इलेक्शंस हेल्ड इन चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसमें इलेक्शन टेम्परिंग की एक्विजिशन आम आदमी पार्टी द्वारा लगाया गया था रिटर्निंग ऑफिसर पे। उसको क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने एनल्ड घोषित कर दिया उसके रिज़ल्ट को, जिसमें उन्होंने अदर पार्टी पे विक्ट्री, अदर पार्टी के कैंडिडेट को विक्ट्री घोषित कर दिया था। ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज पे फोकस करते हैं। ठीक है, इसमें 3 अथॉरिटीज़ होती हैं। ठीक है, द काउंसिल, द स्टैंडिंग कमेटी, द कमिश्नर। ठीक है, द काउंसिल, द स्टैंडिंग कमेटी एंड द कमिश्नर। द काउंसिल जो होता है एक लेजिस्लेटिव विंग होता है, ये कंप्रोमाइज़ करता है काउंसिलर्स को, जिसमें काउंसिलर्स होते हैं। ठीक है, हेडेड बाय द मेयर विच इज़ असिस्टेड बाय डिप्टी मेयर। जो हेडेड बाय मेयर होता है और असिस्ट किया जाता है डिप्टी मेयर। मेयर जो होता है एक ऑर्नामेंटल फिगर होता है इसमें, इसको फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी भी कहा जाता है। स्टैंडिंग कमिटीज़ जो हैं वो क्रिएट की जाती हैं इलेक्टेड काउंसिलर्स और मेयर्स द्वारा। ठीक है, मेन मेयर्स ही जो है वो स्टैंडिंग कमिटीज़ का क्रिएशन करता है। फैसिलिटेटेड वर्किंग ऑफ द काउंसिल इज विच इज़ टू लार्ज इन साइज। ठीक है,
ये काउंसिल अपने वर्क्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जिससे क्या होता है, वर्क करना टॉपिक्स पर, सब्जेक्ट्स पर आसान हो जाता है। और एक होता है म्युनिसिपल कमिश्नर, ठीक, जो रिस्पॉन्सिबल होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द काउंसिल एंड इट्स स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है। इंडियन सिटीज़ में ज़्यादातर क्या है, कमिश्नर एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव टाइप का सिस्टम है, मॉडल है जो चलता है। और इसके अपोजिट में एक मॉडल चलता है जो एग्जीक्यूटिव मेयर के पास ज़्यादा पावर रहती है, DAEM, डीम मॉडल। डीम मॉडल देखते हैं क्या है, जिसमें मेयर स्ट्रांग रहता है और मेयर हैज़ एक्सटेंसिव एग्जीक्यूटिव पावर। और CACE मॉडल में क्या होता है, वीक मेयर मॉडल होता है, एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो कमिश्नर के हैंड में लाई करता है, जो एक IAS ऑफिसर होता है, ठीक है। इन स्टेट ऑफ द every state in the country has enacted legislation for the constitution of the municipalities। हर स्टेट अपना एक लेजिस्लेशन बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसपैलिटीज़ के लिए, स्पेसिफाइंग दियर फंक्शन, स्ट्रक्चर, रिसोर्स एंड दियर रोल इन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए, उस हिसाब से ये इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं और आगे फर्दर उस हिसाब से इलेक्शन कंडक्ट होते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और आगे फर्दर उस पर काम चलता है। म्यूनिसिपल इलेक्शंस के बारे में देखते हैं। म्यूनिसिपल इलेक्शंस का लोकल बॉडीज़, अर्बन लोकल गवर्निंग बॉडीज़ होती हैं ये, ठीक, लोकल अर्बन गवर्निंग बॉडीज़ होती हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आर हेल्ड एज पर द कॉरपोरेशन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट। ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तहत काम करती हैं, जो कि फॉर्म किया जाता है किसके द्वारा, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। वेयर एज इलेक्शन ऑफ म्यूनिसपैलिटीज़ एंड टाउन्स एंड पंचायत एज पर म्यूनिसिपल एक्ट, ठीक है, म्यूनिसिपल एक्ट के द्वारा ये काम करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न रिलेटेड टू द म्यूनिसपैलिटीज़, म्यूनिसपैलिटीज़ के लिए रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या क्या है। कंपोजिशन ऑफ म्यूनिसपैलिटीज़ आर्टिकल 243R, ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि ऑल सीट्स पे, म्यूनिसपैलिटी की हर सीट्स पे एक डायरेक्ट इलेक्शन होगा, यानी जो वार्ड्स होते हैं उस पर एक जो प्रत्याशी होता है वो डायरेक्टली इलेक्ट होकर चुना जाएगा, ठीक, अपनी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में। ईच म्यूनिसिपल एरिया इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज नोन एज वार्ड्स। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स भी होता है आर्टिकल 243D में, जिसमें वीकर सेक्शंस के लिए, ट्राइब्स के लिए, वुमेंस के लिए और अदर ग्रुप्स के लिए जो एज स्टेट डीम्ड फिट, जैसा कि स्टेट सही समझे, उनको रिजर्वेशन दे सकता है। इनका ड्यूरेशन होता है 5 ईयर्स 243U आर्टिकल के तहत, 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर फर्स्ट मीटिंग, जिस दिन फर्स्ट मीटिंग के लिए अपॉइंट होते हैं। इलेक्शंस टू कॉन्स्टिट्यूट अ म्यूनिसपैलिटी आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ म्यूनिसपैलिटी, ठीक। इलेक्शंस जो होने चाहिए वो म्यूनिसपैलिटी के एक्सपायरेशन से पहले होने चाहिए, ठीक है। इलेक्शंस जो होने चाहिए रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ म्यूनिसपैलिटी। अगर म्यूनिसपैलिटी डिज़ॉल्व हो जाती है बिफोर 5 ईयर्स, तो जो न्यू म्यूनिसपैलिटी होगी कंप्लीट वो 6 महीने के अंदर फॉर्म होगी फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के 6 महीने के अंदर फॉर्म हो जाएगी। 3 कैटेगरीज का अर्बन लोकल गवर्नमेंट है हमारे देश में। एक है नगर पंचायत, जो रूरल टू एन अर्बन एरिया के ट्रांजिशनल पीरियड में रहते हैं क्षेत्र, उनके लिए है, जहाँ की जनसंख्या 10,000 से कम और 10,000 से ज़्यादा और 25,000 से कम रहेगी, ठीक है। म्यूनिसिपल काउंसिल में क्या होता है, स्मॉलर अर्बन एरियाज़ होते हैं जहाँ की पॉपुलेशन 25,000 से ज़्यादा और 1 लाख से कम रहेगी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या होता है, लार्ज अर्बन एरियाज़ में होता है जहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा होगी, वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगा। यहाँ पे एक आर्टिकल बचा है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो देख लेते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 243ZA, जिसके पास पावर है सुपरिटेंशन डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन, इलेक्टोरल रूल्स का प्रिपरेशन करना, ठीक है। कंडक्ट एंड द कंडक्ट ऑफ ऑल द इलेक्शंस म्यूनिसपैलिटीज शैल बी वेस्टेड इन इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास पावर है इन इलेक्शंस को कंडक्ट कराने का। नीड फॉर टाइमली एंड म्यूनिसपैलिटी इलेक्शंस, टाइमली इलेक्शन से क्या होता है, द फर्स्ट मील कनेक्ट, ठीक।
इसका क्या मतलब है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, इंडिया में एवरेज 87,000 प्लस काउंसिलर हैं, 87,000 प्लस काउंसिलर्स हैं, जो 47,000 प्लस सिटीज़ से बिलोंग करते हैं, और वो हर एक जो काउंसिलर है वो रिप्रेजेंट करता है 4,300 सिटीजन्स को ईच वार्ड। एवरेज बेसिस पे वो 4,300 सिटीजन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे क्या होगा, ग्रास रूट लेवल पर जो मॉडर्न डेज प्रॉब्लम हैं उनको टैकल करने में भी मदद मिलेगी, जैसे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, प्राइमरी हेल्थ केयर, जेंडर इक्वलिटी, जॉब्स एंड लाइवलीहुड। एफिशिएंट फंड यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है। इलेक्टेड काउंसिलर्स के इन्वॉल्वमेंट से क्या होगा, फंड का यूटिलाइजेशन जो होगा वो और इफ़ेक्टिव मैनर में होगा, क्योंकि वहाँ पे वो रिकमेंड करेंगे मेरे स्टेट में, मेरे एरिया में ये प्रॉब्लम स्पेसिफिक सॉल्यूशन जनरेट किया जाए, उस बेसिस पे फंड का यूटिलाइजेशन होगा और पब्लिक सर्विस डिलीवरी और स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। कमीशन ने एलोकेट किया 26,000 करोड़ फॉर द म्यूनिसिपैलिटीज़ ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक। प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए 26,000 करोड़ का एलोकेशन हुआ है, तो उसके टाइमली ख़त्म होने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए टाइमली इलेक्शन इज़ मस्ट। चैलेंजेस इन म्यूनिसिपल इलेक्शन में क्या क्या चैलेंजेस हैं। अनटाइमली इलेक्शन, सबसे बड़ी बात तो ये अनटाइमली इलेक्शन। सुप्रीम कोर्ट का स्पेसिफिक डायरेक्शन था सुरेश महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में कि इलेक्शन जो है वो टाइमली कंडक्ट कराया जाए, बट इलेक्शन जो है वो टाइमली कंडक्ट नहीं कराए जाते। स्टेट गवर्नमेंट्स अपने कई अलग अलग तरीक़ों से इसमें डिले करती है, जैसे डिलिमिटेशन वगैरह से इसमें डिले होता रहता है प्रोसीजर। ओवर 1,500 म्यूनिसिपैलिटीज़ डज नॉट हैव इलेक्टेड काउंसिल्स इन प्लेस ऑफ फ्रॉम 2015 to 2021, ठीक है। 1500 म्यूनिसिपैलिटीज़ के पास इलेक्टेड काउंसिल नहीं है 2015 से लेकर 2021 तक। डिले इन काउंसिल फॉर्मेशन, इलेक्शन काउंसिलर्स के इलेक्शन होने के बाद भी काउंसिल जो हैं वो काउंसिल फॉर्मेशन वो कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं होती हैं, और इलेक्शन ऑफ मेयर्स में डिले होगा, डिप्टी मेयर के इलेक्शन में डिले होगा, स्टैंडिंग कमेटी के फॉर्मेशन में डिले होगा, ठीक है। जैसे कर्नाटका का एग्जांपल लेते हैं, 12 से 24 मंथ का डिले हुआ था इलेक्शन होने के बाद भी, इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेरेशन होने के बाद भी, ठीक है। डिलिमिटेशन एंड रिजर्वेशन, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, स्टेट डिले करते हैं डिलिमिटेशन प्रोसेस को, वो ऑटोमेटिकली इन टर्न क्या होता है, डिले इन इलेक्शन प्रोसेस। अब पावर ऑफ डिलिमिटेशन ऑफ वार्ड्स जो हैं वो, डिलिमिटेशन ऑफ वार्ड्स यानी डिलिमिटेशन कहने का मतलब जो वार्ड्स की टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है कि कितना एरिया किस वार्ड के अंदर आएगा, ये इलेक्शन के जस्ट पहले स्टेट निर्धारित करता है, ठीक है। और रिजर्वेशन ऑफ सीट्स भी स्टेट निर्धारित करता है, रोटेशन पॉलिसी ऑफ सीट्स भी स्टेट निर्धारित करता है। फॉर द पोस्ट ऑफ मेयर, डिप्टी मेयर आर वेस्टेड इन द स्टेट गवर्नमेंट इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। इसके वजह से क्या होता है, स्टेट्स इसमें डिले करती हैं, इसके वजह से और भी डिलेड इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। 3 स्टेट्स जो हैं, केरला, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, इसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास डिलिमिट करने की पावर है। इन तीनों स्टेट्स को छोड़ करके बाकी सारे जगह पर स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर नहीं है, ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इनकन्सिस्टेंट मेयोरल टर्म्स, इंडिया में 70% ऑफ सिटीज़ इंक्लूडिंग 5 ऑफ द 8 लार्जेस्ट, 8 में से टॉप 8 में से 5 जो हैं उसमें मेयोरल टर्म्स लेस देन 5 ईयर्स होता है। क्यों? इन्हीं सब रीजंस के डिलेज़ की वजह से, स्टैंडिंग कमेटी के फॉर्मेशंस की वजह से, इन सब कमिटीज़ के फॉर्मेशन की वजह से, बाकी चीज़ों की वजह से इसमें डिले होता है, ठीक है। द टर्न ऑफ मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी इज़ लेस देन 5 ईयर लीड टू फ्रिक्वेंट इलेक्शन। जब लेस देन 5 ईयर का टेन्योर रहेगा तो अपने टाइम पे आने पे इलेक्शन तो होने ही होने, उससे फ्रिक्वेंट इलेक्शंस हो जाते हैं, जैसे दिल्ली में हाल ही में इलेक्शन आने वाले हैं, ठीक है। वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड आर अफेक्टेड बाय द डोमिनेटिंग स्टेट, ठीक। जो स्टेट पावर में स्टेट में जो पार्टी पावर में रहती है उसका इन्फ्लुएंस इन इलेक्शंस पे इनडायरेक्ट बेसिस पे पड़ता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेसिस पे पड़ता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन लैक पावर एज उसकी डिपेंडेंसी है ऑन स्टेट गवर्नमेंट डिलिमिटेशन ऑफ वार्ड बाउंड्रीज के लिए, नोटिफाई रिजर्वेशन फॉर वुमेंस के लिए,
एज वेल एज मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लिए। तो इस मैटर में स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास जो पावर नहीं है, इससे डिलेड होता है। वोटर अपैथी डिस अटैचमेंट हो जाता है वोटिंग से, ठीक है, क्योंकि कई स्टेट्स में देखा गया है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हाई वोटर टर्नआउट होता है, वेदर लोकल असेंबलीज़ में, जैसे लोकल पंचायत में, म्यूनिसपैलिटीज़ में लो वोटर टर्नआउट होता है। फॉर एग्जांपल के लिए 2020 दिल्ली असेंबली में 62.59% वोटर टर्नआउट था, जो 11.85% मोर था लोकल काउंसिल इलेक्शंस से, यानी म्यूनिसपैलिटी इलेक्शन से, ठीक। वे फॉरवर्ड में एम्पावरिंग स्टेट इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करते हैं, सिग्निफिकेंट रोल दिया जाए इंटायर इलेक्शन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए और फ्री एंड फेयर करने के लिए। इसका इन्वॉल्व किया जा सकता है इलेक्शन ऑफ मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी को टाइमली बेसिस पे ख़त्म करने के लिए। पावर ऑफ डिलिमिटेशन है, ये हैंड ओवर कर दिया जाए स्टेट इलेक्शन कमीशन को, होनी चाहिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास होनी चाहिए, या ही एक इंडिपेंडेंट डिलिमिटेशन कमीशन बना देते हैं हर एक स्टेट में, ताकि रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन टाइमली बेसिस पे कंडक्ट कराया जा सके। सिंगल इलेक्टोरल रोल हो, जो कि काफ़ी कमिटीज़ ने रिकमेंड किया है कि 3 टियर गवर्नमेंट में सिंगल इलेक्टोरल रोल हो, हाई लेवल कमेटी द्वारा रिकमेंडेशन किया गया साइमल्टेनियस इलेक्शन पे, जो ऊपर आपने पढ़ा ही है कि जो साइमल्टेनियस इलेक्शन पे हाई लेवल कमेटी रामनाथ कोविंद जी द्वारा बैठाई गई थी, रामनाथ कोविंद जी द्वारा चेयर्ड की गई थी, उसने रिकमेंड किया है कि सिंगल इलेक्टोरल हो टू रिड्यूस रिडंडेंसी एंड डुप्लीकेशन अक्रॉस द, इससे डुप्लीकेशन ना होने पाए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एसआर बुम्बई जजमेंट। एसआर बुम्बई जजमेंट न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसने 30 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं अपने। पहली बार आर्टिकल 356 जो प्रेसिडेंट रूल है उसका यूज़ किया गया था 1951 में। पंजाब गवर्नमेंट वॉज डिमिनिश्ड डिस्पाइट हैविंग अ क्लियर मेजॉरिटी इन द असेंबली, ठीक, पंजाब गवर्नमेंट को डिमिनिश कर दिया गया था। एसआर बुम्बई जजमेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया देखते हैं 1994 का। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1989 में डिमिनिश कर दिया एसआरबीज गवर्नमेंट इन कर्नाटका अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया, ठीक। इस चीज़ को रिव्यू करने हुए 9 जजेस की बेंच बैठी। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया आर्टिकल 356 को और डिफाइन किया द आउटलाइन ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल। काउंटर्स का मतलब आउटलाइन है, क्या सीमाएं हो सकती हैं या क्या बेसिक्स होने चाहिए, क्या ग्राउंड्स होने चाहिए प्रोक्लेमेशन के लिए, आर्टिकल 356 के प्रोक्लेमेशन के लिए, जो कि प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है। आर्टिकल 356 जिसको स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज प्रेसिडेंट रूल और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशन में डज नॉट यूज द वर्ड इमरजेंसी फॉर दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन के लिए इमरजेंसी नहीं यूज़ किया गया है। आर्टिकल 356 फाइंड्स इंस्पिरेशन फ्रॉम सेक्शन 93 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ग्राउंड टू डिक्लेयर, किस ग्राउंड पे डिक्लेयर किया जा सकता है, अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है ऑन द गवर्नर्स रिपोर्ट, गवर्नर की रिपोर्ट पे अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है कि जो गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट है ये कैन नॉट बी कैरिड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर पा रही है, इस केस में 356 का प्रोक्लेमेशन हो जाएगा। वैलिडिटी क्या है, वैलिडिटी 2 मंथ्स की है अनलेस पार्लियामेंट एक्सटेंडेड फॉर द 6th मंथ, ठीक। बियॉन्ड द ईयर, 1 साल के बियॉन्ड परमिटेड है ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इमरजेंसी, या इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई करे कि इस समय इलेक्शंस कराने की कंडीशंस वहाँ पे नहीं है। इवन देन इन सब के बाद भी प्रेसिडेंट रूल खाली 3 साल के लिए लगाया जा सकता है, ठीक। की क्वेश्चन इन एसआरबीज केस, क्या क्या की क्वेश्चन थे। पहला तो क्या था कि क्या प्रेसिडेंट रूल जस्टिसिएबल है, ठीक, ये जुडिशियल रिव्यू के परव्यू में आता है या नहीं, ठीक। द स्कोप एंड लिमिट ऑफ प्रेसिडेंट पावर अंडर आर्टिकल 356, कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट ऑन द what constitutes a failure of constitutional machinery, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर किसको कहा जाए, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है,
ठीक, मेकिंग द प्रोविज़न वल्नरेबल टू मिसयूज़, इस बेसिस पे इसका कई ग्राउंड्स पे मिसयूज़ किया जा सकता है। थर्ड क्या था, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस इफ कोर्ट होल्ड द प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट रूल इनवैलिड इवन आफ्टर द पार्लियामेंट हैज़ गिवन इट्स अप्रूवल। क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट रूल के प्रोक्लेमेशन को इनवैलिड घोषित कर देती है। तो ये 3 ग्राउंड थे, पहला इनजस्टिसिएबल है कि नहीं, दूसरा स्कोप एंड लिमिट ऑफ प्रेसिडेंट पावर अंडर आर्टिकल 356, तीसरा क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर प्रेसिडेंट रूल को इनवैलिड घोषित कर देती है कोर्ट। तो क्या प्रिंसिपल लेड हुए एसआर बोम्मई जजमेंट में, वो देखते हैं। ठीक, जुडिशियल रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 356 इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू ऑन सब्सटेंशियल ग्राउंड्स। पहला ग्राउंड क्या है कि कोर्ट को कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द कोर्ट फ्रॉम एग्जामिनिंग द मटेरियल ऑन विच प्रेसिडेंट हैज फॉर्म इट सेटिस्फैक्शन। यानी जो गवर्नर्स की रिपोर्ट है उसको एसेस करने से या किन ग्राउंड्स पे प्रेसिडेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया है, इसको एसेस करने से कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता कोर्ट को। ठीक, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन द प्रोक्लेमेशन इफ़ इट इज़ मेलाफाइड। याद रखिएगा, हाई कोर्ट भी इसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है अगर ये मेलाफाइड और बायस्ड मैनर में इसको एक्सटर्नीज इररिलेवेंट ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया गया होगा। तो लिमिट ऑफ प्रेसिडेंट पावर्स, ठीक है, प्रेसिडेंट पावर्स की क्या लिमिट है, प्रेसिडेंट को ये पावर जो है ये एक्सरसाइज करनी होगी ओनली आफ्टर दिस प्रोक्लेमेशन इज अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। अगर ये प्रोक्लेमेशन दोनों हाउसेस से पास आउट हो जाएगा तभी इसको यूज़ प्रेसिडेंट तभी इसको एक्सरसाइज करेगा। ठीक है, टिल देन प्रेसिडेंट कैन ओनली सस्पेंड द लेजिस्लेटिव असेंबली बाय सस्पेंडिंग द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू लेजिस्लेटिव असेंबली। तब तक प्रेसिडेंट खाली लेजिस्लेटिव असेंबली को सस्पेंड कर सकता है और प्रेसिडेंट रूल तभी लागू होगा जब दोनों हाउसेस से प्रोक्लेमेशन पास हो जाएगा। और ये जो पावर है ये एब्सोल्यूट नहीं है, यानी खाली प्रेसिडेंट खुद नहीं कर सकता, दोनों पार्लियामेंट का इस पर प्रोक्लेमेशन जरूरी है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इनवैलिडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल, अगर प्रेसिडेंट रूल को इनवैलिड घोषित कर देगा तब उस केस में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, रिस्टोरेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, जो उसके पहले गवर्नमेंट थी जिसको हटाया गया था उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिस्टोर कर दिया जाएगा। द वैलिडिटी ऑफ एक्ट डन, जो भी काम किए गए ऑर्डर पास किए गए प्रेसिडेंशियल रूल के समय वो अनअफेक्टेड हो जाएंगे जब से ये इनवैलिड घोषित होगा। अदर की ऑब्जर्वेशन क्या क्या हुआ, लेट डाउन द सुप्रीमेसी ऑफ फ्लोर टेस्ट, फ्लोर टेस्ट की सुप्रीमेसी को ले डाउन किया और फ्लोर टेस्ट की सुप्रीमेसी को ले डाउन करते हुए यहाँ पे पब्लिक की जो आवाज़ है, पब्लिक कंसेंसस को यहाँ सपोर्ट करते किया गया कि जो पार्टी मेजॉरिटी एंजॉय करती है उसका जो पब्लिक कंसेंसस है वो एक डेमोक्रेटिक मैनर में बचाया जा सके। ठीक है, आर्टिकल 356 वॉज जस्टिफाइड ओनली व्हेन देयर वाज अ ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। आर्टिकल 356 तभी जस्टिफाइड है जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का। ठीक है, सकारिया कमीशन की रिपोर्ट के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट केस हैज़ इनलिस्टेड वेयर द यूज़ एंड एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ आर्टिकल 356 कुड बी प्रॉपर और इम्प्रॉपर। सकारिया कमीशन की रिपोर्ट के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन ग्राउंड्स पे प्रॉपर होगा, इन ग्राउंड्स पे इम्प्रॉपर होगा। प्रॉपर एग्जांपल यूज़ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिसरिगार्डेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट ने उसे मानने से मना कर दिया, उस केस में आर्टिकल 365 इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इम्प्रॉपर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट को प्रायर वार्निंग दिए बिना ही, ठीक है, कि आप अपने आप को रेक्टिफाई करिए, उसके वार्निंग के बिना ही अगर आप इम्पोज कर दे रहे हैं तो वो इम्प्रॉपर है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ एक्सट्रीम इमरजेंसी लीडिंग टू डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म आर इसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर हो गए ये, क्या याद रखिएगा, एसआर बोम्मई जजमेंट में सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म इसेंशियल फीचर और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
हो गए। एन अटेम्प्ट वॉज मेड टू डिफाइन सेकुलरिज्म, इसको डिफाइन करने की कोशिश की, मोर देन अ पैसिव एटीट्यूड ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। सेकुलरिज्म क्या है? मोर देन अ पैसिव एटीट्यूड ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, इट इज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द रिलीजन्स। इम्पैक्ट ऑफ एसआर बोम्बई जजमेंट का इम्पैक्ट क्या हुआ? रिस्ट्रिक्टिव यूज ऑफ आर्टिकल 356। जनवरी 1950 से मार्च 1994 तक 100 टाइम्स एवरेज बेसिस पे देखें तो 2.5 बार, एक साल में 2.5 बार प्रेसिडेंटल इम्पोज किया गया, पर 1995 से 2021 तक खाली 29 टाइम्स इम्पोज किया गया है। ठीक है, इससे फेडरलिज्म स्ट्रेंथन हुआ है। आर्टिकल 356 के प्रोक्लेमेशन से जस्टिसेबल है ये। ठीक है, इससे क्या हुआ है कि स्टेट की जो पावर है उसको फेडरलिज्म जो है उसको स्ट्रेंथन हुआ है, क्योंकि ये जब जस्टिसेबल है तो इसको कोर्ट्स जो हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इनवैलिड भी घोषित कर सकती है, जो अगर मैलिफाइड इंटेंशन से इसको प्रोक्लेम किया गया रहेगा तो। ठीक है, कंक्लूजन देखते हैं। पोस्ट 1994 एसआर बोम्बई केस साइटेड सेवरल टाइम्स, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट कोटेड वर्डिक्ट्स इन द कंट्री पॉलिटिकल हिस्ट्री। As India continues to navigate complex dynamics of center-state relations and role of secularism in governance, the principle established in SR Bommai case remain vital in upholding the constitutional ideals of the federalism and pluralism. SR Bommai को इसने वाइटल होल्डिंग की, किन किन वैल्यूज़ की? फेडरलिज्म की, प्लूरलिज्म की। ठीक है, और स्टेट्स को स्ट्रेंथन किया, स्टेट्स को स्ट्रेंथन किया, स्टेट्स को स्ट्रेंथन किया विदाउट डिमिनिशिंग द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है,